ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के सब बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आगरा कानपुर हाईवे स्थित छलेसर चौकी पर ट्रक और कार में जबरदस्त भिड़ंत, 6 लोगों की मौके पर ही मौत, एक गंभीर घायल, हालत चिंताजनक। थाना मलपुरा के खेरा भगोर गांव में युवती ने खाया जहर, दहेज को लेकर टूट गया था शादी का रिश्ता। फ्रीगंज क्षेत्र में बिल्डर की मनमानी बनी गरीबों की जान की मुसीबत, अवैध दीवार को तोड़ने से बाड़े में बने 1 दर्जन मकान धराशायी, पीड़ितों ने बमुश्किल बचाई जान। और समाजवादी छात्र सभा ने विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ खोला मोर्चा, 25 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे भूख हड़ताल पर, मुख्यमंत्री से लगाएंगे गुहार। और अब खबरें विस्तार से। आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर स्थित छलेसर चौकी पर बुधवार को उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब शिकोहाबाद की तरफ से तेज गति से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। आगरा में बुधवार को नेशनल हाईवे 2 पर बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब तेज गति से आ रही एक कार खड़े ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में कार में बैठे 7 लोगों में से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये कार सवार शिकोहाबाद से आगरा आ रहे थे, तभी ये कार ट्रक के पीछे से घुस गई। थाना एतमादपुर इलाके में हुई इस घटना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और सभी शवों को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे में एक शख्स घायल हुआ है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। भैया मैंने एक बच्चे को पहचाना, उसका नाम कैलाश है और वो मलखान सिंह का बेटा है, शोकाबाद एटा चौराहे का। और वो हलवाई व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं सभी लोग, और सभी वाटर पार्क आगरा घूमने आ रहे थे। हाँ, अभी करीबन तो 1 घंटे पहले ही निकले हैं और उनके पास कार थी, कोई इंडिका टाइम में थी, यानी कौन सी कोई टाटा की गाड़ी थी बता रहे हैं। गाड़ी नहीं मुझे घटा, वहाँ मैं पहुँचा हूँ तो वहाँ शिव साहब ने बताया कि वहाँ आ गए वो लोग। कैसे मालूम पड़ा था ये एक्सीडेंट हुआ? और मेरे पास वहीं से फ़ोन आया शोकाबाद से, उन लोगों ने बताया कि भैया ऐसे तुम्हारे क्षेत्र में ऐसे घटना हुई है, देखियो कोई अपने लड़के तो नहीं है। हाँ, जब वहाँ पता लगाया मैंने कहा भाई वो हमारी गाड़ी है जहाँ से वो निकले। किससे मालूम था कि शिकोहाबाद से आगरा के लिए निकले इन सभी का ये सफर आखिरी होगा। फिलहाल पुलिस ने इनके पास मिले नंबरों की मदद से इनके परिजनों को सूचना दे दी है, जिसके बाद सभी मृतकों के घर में कोहराम मच गया। शिकोहाबाद से आगरा वाटर पार्क घूमने निकले इन 7 लोगों को क्या मालूम था ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। आगरा के अहमदपुर थाने के छलेसर चौकी के सामने हुए इस भीषण दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है, वहीं एक व्यक्ति अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। थाना मलपुरा के गांव खेरा भगोर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवती ने अपनी जान देने के इरादे से घर में रखी दवाइयों का सेवन कर लिया, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया है। परिजनों का आरोप है कि युवती की शादी होने वाली थी, लेकिन युवक पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शादी से इनकार कर दिया गया, जिसके चलते युवती ने ये आत्मघाती कदम उठाया है। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर जब युवक ने रिश्ता तोड़ने का फरमान सुनाया तो युवती को बर्दाश्त नहीं हुआ और घर में रखी दवाई का सेवन कर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करी। इसके बाद परिजनों ने युवती को गंभीर हालत में एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां उपचार चल रहा है। युवती के परिजनों का आरोप है कि धनौली निवासी सुमित से युवती का विवाह तय हुआ था। युवक पक्ष द्वारा बीती 28 मई को युवती की गोद भराई की रस्म की गई, लेकिन इसके बाद युवक की आगरा दीवानी में पेशकार के पद पर नौकरी लग गई, जिसके बाद से ही युवक पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी, जिसमें 20 लाख रुपए नकद और एक कार की डिमांड की गई, जिसे पूरा करने में जब लड़की पक्ष ने असमर्थता जाहिर की तो युवक पक्ष द्वारा रिश्ता तोड़ दिया गया। युवती पक्ष द्वारा लाख समझाने पर भी जब युवक और उसके परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। 2 साल से ऐसी बात चल रही है, हमारी मर्जी से बात चल रही, हमारी लड़की है न, जब अब बीच में हमारी लड़की की ऑप्शन चल रही है तो तो जब से का कहते हैं वो नो कहते आओ कब मेरी जॉब लग जान दो, जब शादी कर लूंगा मैं। क्या हुआ उसके बाद, क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या वजह रही?
उसने फिर मना कर दी कि मैं गोद भरेगा वो दशहरा के दिन गोद भरेगा वे गोद भरे के बाद में वो ड्यूटी पे चले गए ड्यूटी के बाद में मने कर रहे हैं चाहे मत जाओ चाहे कुछ करो चाहे कुछ भी कर लो पर हम शादी नहीं करेंगे। हाँ डिमांड भी रख रहे हैं हमारी 20 लाख की शादी एक तक कार मांग रहे और सब फुल सौदा मांग रहे हैं। 20 लाख रुपए बेटी ने बने मरेगी ना कहते तो बने गोली ओली जाने काका पता ना जाने क्या क्या खा लिया पता नहीं। सब जब तो हमारी लड़की मतलब नौकरी कर रही हो जब नौकरी कर रही तो वो लड़का लिपटा रहो कि मैं शादी कर लूँ मैं जीते शादी करूँगा अब साहब जब दशहरा को आके रिश्ता पक्का है मतलब एक गोद भर गई बाकी बाद में बाकी नौकरी लग गई। अब वो मतलब मना कर रहा हूँ कि मैं ना कर रहा हूँ शादी मेरे पास तो 20 लाख के ऑफर आ रहे हैं शादी के और तुम दहली पाने जाते कि लंगाटो और चाहे लड़की ने मतलब कही कि मैं मत जाऊँगी फलाना लेकिन बात नहीं कि चाहे मर चाहे कसू करे जा चक्कर में लड़की ने मतलब कोई दवाई फवाई खा ली। उन सब लोगों का ये कहना है मतलब उस शादी की बातें तो काफ़ी दिनों से चल रही थी तब से मेरी बहन मतलब नौकरी कर रही थी और अब वो थोड़ी सस्पेंड चल रही है किसी वजह से किसी ने शिकायत कर दी इसलिए वजह से उसकी जगनेर तो अब वो उस लड़के की इसी महीने में मतलब जॉब लगी है सरकारी गवर्नमेंट जॉब लगी है तो अब वो उसकी डिमांडें हो गई हैं। एक बार फिर दहेज रूपी दानव की वजह से एक और युवती की जान खतरे में है, जिसके बाद अब इस युवती के परिजन इस मामले की शिकायत पुलिस में करने जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि दहेज के लालची कब तक इस तरह रिश्तों को उजाड़ते रहेंगे। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने पर लड़के पक्ष ने जब रिश्ता तोड़ा तो पीड़ित युवती ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, जिसको इलाज के लिए एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि लड़के की सरकारी नौकरी लगने के बाद 20 लाख रुपए नकद और एक कार की गई थी, जिसको पूरा न करने पर आज लड़का पक्ष ने रिश्ता तोड़ने की बात कही, जिस पर गुस्साई युवती ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन बालोत्री मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज, आगरा। हरिपर्वत के खंडारी में मंगलवार को दिन दहाड़े हुए हत्याकांड के बाद अब पुलिस पर हत्यारोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर हत्याकांड के खुलासे का दबाव है, जिसको देखते हुए जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल के आसपास मौजूद आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को छाना, जिसमें पुलिस को अहम सबूत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसके सहारे माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर देगी। खंडारी की पौष कॉलोनी में दिन दहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड को पुलिस ने भी चुनौती के रूप में लेते हुए इस हत्याकांड की तफ्तीश तेज कर दी है, जिसको लेकर अब पुलिस हर बिंदु पर बारीकी से जांच कर सबूत जुटाने में जुट गई है, जिससे जल्द से जल्द हत्याकांड का खुलासा कर हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके। यही वजह रही कि घटनास्थल के आसपास लगे तकरीबन आधा दर्जन कैमरों के डाटा को जांच अधिकारियों ने खंगाला, जिसमें पुलिस को कई अहम सुराग मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जहां हत्यारोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसी के साथ पुलिस अब इन लोगों की लिस्ट भी बना रही है जो अधिवक्ता के करीबी लोग हैं या जो रिश्तेदार जिनका घर में अमूमन आना जाना था, क्योंकि जिस तरह से हत्यारोपियों की घर में एंट्री हुई उसमें कोई विरोध नहीं हुआ, जिससे लगता है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई परिचित ही था, जिसको आसानी से घर में प्रवेश मिल गया और वो उतनी ही आसानी से हत्याकांड को अंजाम दे पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। जिले में अचानक बढ़े अपराध के ग्राफ से अब प्रदेश सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। शायद यही वजह रही कि बुधवार को कैबिनेट मंत्री महेंद्र राजा अरिदमन सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सर्किट हाउस में बुला जिले में तेजी से बढ़ रहे अपराध पर चर्चा की और इस पर जल्द काबू कर अपराधियों को जेल भेजने की हिदायत दी। जिले में बढ़ते अपराध और अपने आप को असुरक्षित महसूस करती आम जनता का दर्द अब प्रदेश सरकार के मंत्रियों को भी सताने लगा है, जिससे जनता के बीच सरकार की छवि धूमिल हो रही है। यही वजह है कि लगातार हो रही आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकाम पुलिस की नकेल कसने के लिए कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश डी मोदक को सर्किट हाउस में आधिकारिक मुलाकात के लिए बुलाया, जहाँ जिले में हाल ही में हुए अपराध पर चर्चा की और कहा कि जल्द ही इन सभी अपराधों का खुलासा कर अपराधियों को जेल भेजने का काम करे और जनता में सुरक्षा का माहौल बनाए, जिससे सरकार की छवि भी धूमिल न हो और अपराधी जेल की सलाखों के पीछे जाएं। समाचार पत्रों से मालूम पड़ा कि 2 घटनाएं यहाँ आगरा में हो गई, बड़ी सनसनीखेज घटनाएं हुई हैं और ये खासतौर पर ये डबल मर्डर मैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पूरे परिवार को मैं वहाँ गया था। उसके बाद जब SSP को यहाँ मैंने
बुलाया और पूरी जानकारी ली, निर्देश दिए कि इसको जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करें और जो दोषी पाए उन पर जल्दी और कड़ी कार्रवाई करें। जिले में बड़े अपराध पर कैबिनेट मंत्री की सख्ती के बाद देखना होगा कि पुलिस इन सभी अपराधों में शामिल अपराधियों को कब तक पकड़कर सलाखों के पीछे भेज पाती है, या ये अपराधी इसी तरह अपराधों को अंजाम देते रहेंगे और पुलिस इनसे यूं ही कोसों दूर रहेगी। जिले में अचानक बड़ी आपराधिक वारदातों से अब सरकार भी चिंतित होने लगी है। इसी को लेकर आज कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने एसएसपी राजेश डी मोदक को सर्किट हाउस में तलब किया और इन वारदातों के खुलासे के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। अब देखना होगा पुलिस इन वारदातों का खुलासा कब तक कर पाती है। कैमरा पर्सन बालोती मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज, आगरा। हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाओं पर विरोधी दलों के साथ अब सपाई भी कप्तान के खिलाफ नजर आ रहे हैं। पुलिस कप्तान से खफा सपा जिलाध्यक्ष और फ्रंट संगठनों के जिलाध्यक्षों ने डीआईजी से वारदातों का खुलासा करने के लिए मुलाकात की। साथ ही सपाइयों ने सभी वारदातों को 72 घंटे में खुलासे का अल्टीमेटम भी दिया। इसके बाद सपाई पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी देते नजर आए। वारदात दर वारदात से जहां विरोधी सपा सरकार को घेरने लगे हैं, तो वहीं अब सपाई भी लगातार पार्टी की छवि को धूमिल होता देख नाराज नजर आ रहे हैं। कहीं हत्या तो कहीं लूट ने सरकार की कानून व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं, जिसके बाद सपा जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव पार्टी पदाधिकारियों के साथ डीआईजी लक्ष्मी सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। जिलाध्यक्ष का कहना था कि बदमाश बेकाबू हो गए हैं और पुलिस कप्तान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। 2 दिन में 2 बड़ी वारदात होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। डीआईजी साहब ने कहा कि थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो पूरा निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर एसओ हैं या चौकी इंचार्ज हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो ग्राफ बढ़ा है अपराधों का, कहीं ना कहीं उसमें चूक है अधिकारियों की, और हम डीआईजी महोदय के माध्यम से आज जो उनको अवगत कराना चाहते हैं कि जो चूक हो रही है अधिकारियों से, उस चूक को अपना वो ठीक कर लें। छात्र जिलाध्यक्ष का कहना था कि सपा के लोग इस तरह की वारदातों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। लगातार हो रही वारदातें पार्टी की छवि को खराब करने में लगी हैं। डीआईजी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी वारदातों का खुलासा किया जाएगा। चूँकि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता में है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है आदरणीय जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज डीआईजी साहब के सामने बिगड़ती कानून व्यवस्था, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। अभी पिछले 4 दिन से कानून व्यवस्था में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर में भी काफ़ी बिगड़ाव आया है। पर कुछ दिनों से अपराध बढ़ते जा रहे थे, इसके विषय में जिलाध्यक्ष जी सारे फ्रंटलों के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ गए थे, उनसे बात हुई है। डीआईजी मैडम ने ये कहा है कि 3-4 दिन में इसका असर हमको दिखेगा और जल्दी जो भी दोषी हैं या भी जिन्होंने ढिलाई बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्र सभा के अभिमन्यु सिंह का साफ तौर पर कहना है कि हत्या, बलात्कार और लूट जैसी घटनाएं बढ़ने से लोगों में दहशत है और इससे सफाई भी अछूते नहीं है। अगर 72 घंटे में सभी वारदातों का खुलासा नहीं होता है और बदमाश पकड़े नहीं जाते हैं, तो सफाई कप्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। देखिए, शहर में जिले में कई वारदात हुई हैं, उसी संबंध में जो है पूरे शहर में जो है हलचल मची हुई है। इसी संबंध में जो है डीआईजी मैडम से हम सुबह भी कई जगह गए भी हैं और देखा भी है। हालांकि डीआईजी से मुलाकात करने के बाद सपाई डीआईजी द्वारा दिए गए आश्वासन से बेहद संतुष्ट नजर आए और घटनाओं के जल्द खुलासे की उम्मीद जाहिर की। दिन दहाड़े एक हृदय विदारक मां बेटी की हत्या के बाद अब राजनीतिक दलों के लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं। बुधवार को सांत्वना देने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह ने जल्द आरोपियों के गिरफ्तार होने की बात कही। वहीं बसपा विधायक गुचियारी लाल दुवेश ने घटना पर दुख जताते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए। मंगलवार को दिन दहाड़े खंदारी क्षेत्र में हुई घटना ने ताज नगरी वासियों के होश उड़ा दिए हैं। पौष कॉलोनी में बदमाशों ने वारदात को अंजाम देते हुए मां बेटी का बुरी तरह से हत्या कर दी। हत्या कर लाखों का माल लूटकर भागने वाले बदमाशों का पुलिस को कोई सुराग तक नहीं है। बुधवार को कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर घटना पर दुख जताया। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह ने सांत्वना व्यक्त करते हुए जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। ऐसे क्षेत्र में हुआ है, सबसे अफसोस की बात है। एसएसपी और डीआईजी को मैंने बुलाया उससे बात करने के लिए क्या तथ्य उनके जानकारी में मिले हैं और क्या नहीं है, किस नाम पर इन्वेस्टिगेशन दूँगा। लेकिन हाँ, प्रिवेंटिव पुलिसिंग की बहुत ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन तो अपनी जगह की घटना घट जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, उसके खुलासा हो जाए, कार्रवाई हो जाए, लेकिन घटना ना घटे इस तरह से आवश्यकता है शहर में।
पीड़ित परिवार के घर पहुंचे बसपा विधायक गुटारी लाल दुबेश ने भी दिन दहाड़े हुई घटना पर दुख जताया। प्रदेश सरकार की कानूनी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए बसपा विधायक ने सपा सरकार को जमकर कोसा। तो तत्काल उनको ढूंढ निकालना चाहिए, आखिर क्यों खौफ नहीं है। वजह कोई भी हो, वो जांच का विषय है कि कैसे मर्डर हुआ, वो अलग बात है, लेकिन खौफ होना चाहिए। आदमी मर्डर कर रहा है, दिन दहाड़े कर रहा है, और आगरा में वारदातें बढ़ रही हैं, दर पर दर बढ़ रही हैं। तो हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। एक फैमिली में दोपहर को 1:30 बजे इस तरह से घटना कर देना, माँ बेटियों को मौत की घाट उतार देना और फिर अपराधी को भाग जाना, तो हम तो प्रशासन से मांग करेंगे इनका तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर पता लग जाना चाहिए कि आखिर ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई। वो एक जांच का विषय, पर जो अपराधी बेखौफ हैं वो बेखौफ नहीं थे। हमारी गवर्नमेंट भी, हमने भी चलाई थी, हमारा शासन था, तो अधिकारियों में जो गुंडे थे, मवाली थे, उनमें खौफ था। और आज आगरा और आगरा मंडल में जिस तरह से ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही दुख का विषय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पीड़ित परिवार नेताओं के पहुंचने के बाद जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर आस भरी निगाहों से भी देखा जा रहा है। घटना के दूसरे दिन घटना स्थल पर लोगों का तांता लगा रहा। जब से ये घटना, दुखद घटना हुई है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, निगाह भी रखे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस ने अब तक जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, जिस गति से चल रही है, हम लोग अभी तक उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसीलिए एक अपील भी हम लोगों से करी जा रही है कि हम कोई भी कदम ऐसा न उठाएं जिससे कि हम पुलिस के किसी भी कार्य में व्यवधान पैदा करें। जो है टॉयलेट में ऐसे सीधी ऐसे मैंने अपनी पत्नी को सीधा किया। सीधा करने के बाद मैंने जो है उसको जो है कोशिश की कि शायद उसके जो है कोई दम हो। मैंने पंपिंग करी, तब भी कुछ नहीं हुआ। जब पंपिंग से कुछ हुआ तो मैं जो है भागा। मैं डॉक्टर जो है सचिन मल्होत्रा है, हम लोग हॉस्पिटल में मैं गया, तो वहाँ से मैंने फोन कराया। वो घर आए हैं, फ़ोन नंबर पर तब तक मैंने डायल किया, मेरा फ़ोन नंबर होता नहीं। मैं डॉक्टर सचिन मल्होत्रा के यहाँ से जो है ताला बड़े पुलिस के आ जाने के बाद ही ताला टूट पाया। उसमें भी लगभग और देखता हूँ कि हमारी बिटिया के अंदर जो हमारी पड़ी थी पुलिस का लाई थी, तो अलमारियाँ खुली थी, लूट भी हो गया, अंदर से कैश भी गया है और ज्वेलरी। मंगलवार रात फ्रीगंज क्षेत्र में एक बिल्डर की मनमानी के चलते कई लोगों की जान पर बनाई और वो लोग बेघर हो गए। अवैध रूप से तोड़ी जा रही दीवारों के चलते बाड़े में करीब 1 दर्जन मकान धराशायी हो गए और इसमें रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर भागे। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही। हादसा इतना भयानक था कि पीड़ित अब तक दहशत से उबर नहीं पाए हैं। शहर में बिल्डर्स की मनमानी आए दिन सामने आती रहती है, कभी अवैध निर्माण के रूप में तो कभी हादसों के रूप में। ऐसा ही मामला मंगलवार की रात सामने आया जब नाव वाली गली में रहने वाले दर्जनों लोगों के मकान बिल्डर की मनमानी के चलते भर भरा कर गिर पड़े। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, वरना हादसा गंभीर हो सकता था। पीड़ितों ने बताया कि मंगलवार को सभी लोग गली में चल रहे भंडारे में खाना खाने गए थे, इसलिए घर में कोई नहीं था। अगर भंडारा नहीं होता तो दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठते। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने बताया कि कई बार बिल्डर को मकानों में आने वाली दरारों के बारे में बताया गया था और काम रोकने के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन बिल्डर ने अनसुना कर दिया, जिसका नतीजा रहा कि लोग अपने ही घरों से बेघर हुए। मकान ऐसा है, इन्होंने खुदाई की है, खुदाई कर रहे हैं, अभी ना पिलर लगाए हैं, पिलर लगाए वहाँ से मिट्टी खोदने, आगे से मिट्टी को निकाल दी इन्होंने, से पिलर गिर गए, सारा निकल गया। बुला के दिखाया था, चटक रही थी तो हमने बुला के दिखाया। मैंने आप आगे देख लो ना, हमें परेशानी हुई ना आपको परेशानी हो, ठीक है। उन्होंने इतनी कह के गए 2 घंटे नहीं हो पाए, जब तक है ना क्या कहते सब जहरा पड़ा है। बच्चे हमारे भंडारे में तो नहीं तो सब बच्चे भी दब जाते हैं, जो दुनिया भर का नुकसान हुआ है वो अलग। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को और बच्चों को हुई। पीड़ितों ने बताया कि जब वो इस हादसे की शिकायत लेकर थाना छत्ता पहुंचे तो उन्हें वहां से टरका दिया गया और सुबह आने की बात कही गई। अब लोगों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। वहीं अब पीड़ित बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी में जुटे हैं। सभी के घरों में है, पूरे 10 मकान गिर गए हैं, सभी किराएदारों को नुकसान हुआ है, पूरी दोनों मंजिल गिर गई हैं और दूसरा बिल्डर से पहले भी मना कर चुके हैं।
मुकेश सिंघल, निवासी कमला नगर, बिल्डर का नाम है, और पहले भी मना कर चुके हैं इनसे, लेकिन अवैध निर्माण चल रहा है और बराबर वाली बिल्डिंग जो खोदी है और वो भी लीज की है। गौरतलब है कि कमला नगर निवासी मुकेश सिंघल इस जमीन पर फ्लैट बनाने जा रहे हैं और उसके लिए यहाँ खुदाई का काम जारी है। पीड़ितों के बार बार विरोध करने पर भी आरोपी बिल्डर ने किसी की नहीं सुनी और काम को जारी रखा, जिसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि हादसे के बाद बुधवार को एडी अधिकारी मौका मुआयना करने पहुंचे और इस हादसे से खुद को अलग करते हुए इसे खनन विभाग की जिम्मेदारी करार देते हुए कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। बहरहाल इस हादसे में अपना सब कुछ खो चुके लोगों के पास अब सर छुपाने के लिए छत भी नहीं बची। ऐसे में उनका और उनके परिवार का क्या हाल होगा ये आसानी से समझा जा सकता है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माहे रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562-688-8845। माहे रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ब्रेक के बाद अगली खबर।
इन दिनों नगर निगम अतिक्रमण अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में एमजी रोड पर रावली मंदिर के पास अवैध रूप से लगाए गए खोखों पर निगम का महाबली जमकर बरसा, लेकिन अन्य स्थानों पर निगम का महाबली खामोशी से निकल गया, जो विभाग की मंशा पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। पिटोला चौराहे पर अक्सर ये देखा जाता था कि यहाँ शाम के समय 2 खोखे लगते थे और उन खोखों में जो सिगरेट पीने वाले हैं, पान बीड़ी वो करने वाले हैं, शौक फरमाने वाले हैं या फिर और सामान लेने वाले हैं, वो अपनी गाड़ियों को रोड के दोनों तरफ एमजी रोड भी और इस धौलपुर हाउस वाली रोड पर भी खड़ा कर लेते थे, जिससे जाम की स्थिति क्रिएट हो जाती थी। हादसे में अपना सब कुछ गंवा बैठे लोगों को अपनी जान की चिंता सता रही है, तो बच्चों को देख उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार को हुई बारिश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, तो वहीं अब खुला आसमान उन्हें नसीब होता नहीं दिख रहा। आखिर पीड़ित कहां जाएं? फ्रीगंज में हुए हादसे के बाद अब पीड़ितों की सांसें बारिश के बाद अटक गईं। अब उन्हें अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों की जान की चिंता सताने लगी है। बारिश के चलते पहले से मकानों में आई दरार के बाद अब फिर से उन्हें हादसे का डर सता रहा है। मंगलवार की रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन बारिश के मौसम ने अब उन्हें खुले आसमान की छत भी नसीब नहीं हो पाएगी। हादसे में अपना मकान खो चुके लोगों ने धूप से बचने के लिए त्रिपाल का सहारा ले लिया, लेकिन सभी का एक साथ त्रिपाल में गुजारा हो पाना संभव नहीं। इसलिए अगर बारिश आई तो पीड़ितों को सर छुपाने के लिए छत भी नसीब नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, पीड़ितों का सामान भी इस हादसे का शिकार हो गया और पीड़ितों के पास अब ना तो खाने का सामान बचा है और ना ही अन्य कोई सामान। इस हादसे में सबसे ज्यादा बुजुर्गों को परेशानी होगी, जो चल फिर भी नहीं सकते। हादसे का शिकार हुए लोग अब बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो। अगर बारिश हुई तो वो लोग क्या करेंगे और कहां जाएंगे? समाजवादी छात्र सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता अब मुख्यमंत्री से गुहार लगाकर विश्वविद्यालय के हालात सुधरवाएंगे। 25 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र सभा पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को अल्टीमेटम दे चुकी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ सपा छात्र सभा ने मोर्चा खोल दिया है। 25 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र नेता कुलपति आवास के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आक्रोशित छात्र नेता कुलपति पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बुधवार को हंगामे की सूचना पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। इससे पहले भी समाजवादी छात्र सभा विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर उग्र प्रदर्शन कर चुकी है। नहीं हुई थी, विश्वविद्यालय ने 1 महीने का टाइम दिया था, हमने उनसे 2 महीने का टाइम दिया था। 2 महीने में हमारी समस्या सॉर्ट आउट कर देना, लेकिन हमने अपनी हड़ताल स्थगित की थी। उसके बाद दोबारा से भूख हड़ताल कल से हमारी जारी है और आगे जारी रहती है। विश्वविद्यालय का ये रवैया हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तानाशाही रवैया है विश्वविद्यालय का। जो भी अधिकारी हैं तो तानाशाही रवैया अपनाते हैं, कोई भी बात हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो भी समस्याएं थी अभी तक, ना वाटर कूलर की समस्या हो या फिर बीएड फर्जीवाड़े की समस्या हो, MSW के फर्जीवाड़े की समस्या हो, कोई भी अगर अभी भी मांगे नहीं मांगी तो आगामी क्या आंदोलन की रणनीति बनाई गई है? आगामी आंदोलन भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जी को हमने पिछली बार जो फ्रंटलों के जिलाध्यक्ष की जो कमेटी बुलाई जाती है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री को हमने अवगत करा दिया था कि विश्वविद्यालय में 15 से 16 दिन में हम लोगों ने धरना दिया था, उसके बाद भूख हड़ताल की थी। लेकिन विश्वविद्यालय के जो वादे थे कि 1 महीने में हम पूरे जो आपकी 25 सूत्री मांगे हैं वो पूरी कर देंगे, पर आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। तो इसको लेकर आज कल से दोबारा धरना दे दिया था, भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अगर विश्वविद्यालय 1-2 दिन में नहीं मानता है तो हमने अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे और अपने जानों की परवाह न करते हुए अपनी मांगे पूरी करो। अधिकारी आते हैं विश्वविद्यालय के तानाशाही रवैये से बौखलाए हुए आते हैं, ऐसे समझते हैं जैसे कि हम लोगों पर जाने क्या कर देंगे और धमकाया जाता है और हर तरीके से पूरा दबाव विश्वविद्यालय का रहता है कि किसी भी प्रकार से छात्र यहाँ से हट जाएं। पर हम ये तानाशाही की बातों में नहीं आएंगे, इनका तानाशाही रवैया खत्म होने तक ही हम ये आंदोलन करते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के फ्रंटल संगठन के नेता अब पूरे मामले की शिकायत सीएम तक पहुंचाने का मन बना रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीएड घोटाले और बंद कोर्सेज को शुरू करने की मांग लंबे समय से अन्य छात्र संगठन उठाते आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि छात्र नेताओं के ये प्रयास विश्वविद्यालय के हालात सुधारने में कितने कारगर साबित होते हैं। अब जुगाड़ से इंटरमीडिएट में अच्छे अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को भी आगरा कॉलेज में प्रवेश से मुश्किल से मिलेगा। नए सत्र से कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। इस तरह की प्रणाली लागू करने वाला आगरा कॉलेज प्रदेश का पहला राजकीय कॉलेज बन गया है। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन तैयारियां की जा रही हैं। नकल से इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वालों का अब आगरा कॉलेज में प्रवेश मुश्किल होगा।
आगरा कॉलेज में नए सत्र में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रवेश परीक्षा और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंकों को जोड़कर प्रवेश गुणांक तैयार किया जाएगा। 100 अंकों की प्रवेश परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रवेश परीक्षा में 33% से कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 1.5 घंटे की इस प्रवेश परीक्षा में सभी विषयों के अलग अलग कोड होंगे। विद्यार्थियों को OMR शीट के माध्यम से प्रवेश परीक्षा देनी होगी। वहीं बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान कॉलेज प्राचार्य ने विस्तार से इसकी जानकारी दी। आगरा विश्वविद्यालय का जिसने प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, विश्वविद्यालय के एडमिशन कमेटी के द्वारा जो बदलाव नियमों में किया गया उसमें ये स्वेच्छा दी गई, कॉलेज चाहे प्रवेश परीक्षा आयोजित करा सकता है। हमने विभिन्न बोर्डों के इवैल्यूएशन सिस्टम, विभिन्न बोर्डों का एग्जामिनेशन पैटर्न, इसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया कि एक मौका सभी बच्चों को और मिलना चाहिए। हमने उन सभी बोर्डों के जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, अर्धा परीक्षा के मार्क्स जो कट ऑफ आएगा उसका 50%, 100 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ परीक्षा हम लोग आयोजित करेंगे उसका 50%, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मार्क्स का मैक्सिमम 70 मार्क्स, इन तीनों का जोड़ करके हम फाइनल मेरिट काउंट निकालेंगे। इस तरह की प्रवेश प्रणाली लागू करने वाला आगरा कॉलेज विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय होगा। BA, BSc एवं BCom अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएंगी। सभी परीक्षाओं में 75% प्रश्न संबंधित संकाय के विषय के होंगे। कॉलेज प्राचार्य के मुताबिक 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम 25 जुलाई को आएंगे। प्रवेश परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थी कॉलेज की वेबसाइट से परिणाम जान सकेंगे। कई माह की चिलचिलाती धूप के बाद 2 दिनों में हुई बारिश ने लोगों को राहत की सांस दी। ताजनगरी में प्री मानसून की दस्तक का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आधा घंटे की झमाझम बारिश ने शहर के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। कई माह की चिलचिलाती धूप के बाद 2 दिन में हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। बुधवार को झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। ताजनगरी वासी कई दिनों से प्री मानसून की दस्तक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सूर्य की तपिश से बड़े तापमान में भी मानसून की दस्तक से गिरावट दर्ज कराई गई। करीब आधा घंटा तक झमाझम हुई बारिश ने शहर में कई जगह जलभराव भी कर दिया। दक्षिणांचल विद्युत विभाग के 100% मीटरिंग अभियान में जिस एरिया को पहले जनता के सहयोग से सफलता मिलेगी उसे 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये कहना है 100 मीटरिंग अभियान की कमान संभाल रहे अधीक्षण अभियंता राजीव जैन का, जिन्होंने जनता से अपील की है कि अभियान की सफलता जनता के लिए लाभकारी है, जिसे जनता का सहयोग भी मिल रहा है। DVVNL के ग्रामीण एरिया में 100% मीटर लगवाने के अभियान को क्षेत्रीय जनता का सहयोग मिल रहा है। अपने अभियान के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए दक्षिणांचल विद्युत विभाग के अधिकारी ग्रामीण जनता को अभियान सफल होने के बाद 24 घंटे बिजली देने का वादा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में 4-5 घंटे बिजली प्राप्त करने वाले ग्रामीण DVVNL के इस अभियान को सफल बनाने में भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हमें जनता का बहुत अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी हम मीटर लगाने जा रहे हैं जनता खुद अपना सहयोग प्रदान कर रही है और जनता भी चाहती है कि उनको 24 घंटे बिजली मिले और जो बिजली चोर हैं वो बिजली चोरी करना बंद करें। इससे एक तो हमारी बिजली चोरी पे बहुत बड़ी रोक लगेगी, हमारा राजस्व इम्प्रूव होगा और हमारे प्रबंधन का ये भी एक निर्णय है कि जिस क्षेत्र में हमारे 100% मीटर्स लग जाएंगे उसको 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान समय की स्थिति को देखा जाए तो जहां जहां DVVNL और DVVNL पर आधारित टॉरेंट पावर की सप्लाई हो रही है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी 15-16 घंटे से ज्यादा बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहे, जिस पर विभागीय अधिकारी बिजली की खपत ज्यादा और उत्पादन कम बता रहे हैं। वहीं DVVNL अधिकारियों का अभियान सफल होने पर 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का वादा खोखला नजर आ रहा है। फिलहाल बिजली विभाग के अधिकारियों और क्षेत्रीय लोग बिजली चोरी को रोकने और घरों पर मीटर लगाने के अभियान को सफल बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसके सफल होने पर बिजली विभाग की कौन सी तस्वीर सामने आएगी आने वाला समय ही बताएगा। डाक विभाग सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए समाज के हित में काम करने वाले समाज सेवियों के सहयोग से अनाथालयों में रहने वाली बेटियों के भविष्य को संवारने की योजना बना रहा है। डाक विभाग शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवियों के सहयोग से अनाथ आश्रमों में रहने वाली अनाथ बेटियों को गोद लेगा और सुकन्या योजना में खाता खुलवाकर बेटियों को बेहतर भविष्य देगा। डाक विभाग के आगरा परिक्षेत्र के डाक अधिकारी सरकारी योजना का लाभ पहली बार उन बच्चों को देने की योजना बना रहे हैं जिन्हें या तो अपनों ने ठुकरा दिया या फिर कुदरत ने उनसे अपनों को छीन लिया।
जी हां, डाक विभाग अब आगरा के अनाथ आश्रम में पल रही बेटियों को डाक विभाग की बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए चलाई गई सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ देंगे। इस कार्य में आगरा के प्रतिष्ठित समाज सेवियों का सहयोग लिया जाएगा। डाक विभाग के आगरा परिक्षेत्र के डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि सुकन्या योजना को आगरा की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, जिसके चलते डाक विभाग की इस योजना को सबसे सफल योजना का खिताब भी मिल चुका है। और डीपीएस विनोद कुमार ने ये भी बताया कि आगरा के समाज सेवी और डाक अधिकारी अपनी इच्छा से अनाथालयों में रहने वाली बच्चियों की पॉलिसियों को गोद लेंगे। अनाथ बेटियों का खाता इस योजना में खुलवाएंगे और उनका भविष्य सुरक्षित करेंगे, जिससे जैसे जैसे ये बेटियां बड़ी होंगी वैसे वैसे इनकी शिक्षा और बाकी की जरूरतों को इस योजना से मिलने वाले लाभ से पूरा किया जा सकेगा। इसकी शुरुआत खुद डीपीएस विनोद कुमार ने एक बेटी की पॉलिसी को गोद लेकर की है। बिजली कटौती की समस्या से आम आदमी ही नहीं बल्कि सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी परेशान हैं। कई बार की शिकायतों के बाद भी बिजली समस्या का कोई समाधान न होना सरकारी विभाग के काम में बाधा डाल रहा है, जिस कारण आम जनता को घरों के साथ साथ सरकारी कामों में भी बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणांचल विद्युत विभाग हो या टोरेंट पावर, दोनों ही बिजली विभागों की अघोषित बिजली कटौती की समस्या से जिधर आम जनता अपने घरों में परेशान है, वहीं दूसरी ओर इस समस्या से सरकारी विभाग भी अछूते नहीं हैं। बिजली कटौती की समस्या का असर सरकारी विभागों में होने वाले काम पर भी पड़ रहा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आगरा के आरटीओ कार्यालय की, जहां बिजली कटौती के चलते सरकारी काम प्रभावित होने लगा है। बुधवार को घंटों बिजली कटौती के चलते लोगों के वाहनों की आरसी और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। वहीं तमाम वाहनों के लाइसेंसों की बायोमेट्रिक कार्रवाई भी रोकनी पड़ी, जिससे आरटीओ कार्यालय पर आम लोगों को घंटों परेशान होना पड़ा। वहीं सरकारी काम न होने के चलते आरटीओ कार्यालय के सरकारी खजाने को भी नुकसान उठाना पड़ा। खबरों का सफर अभी और भी है, लेकिन वक्त तो चला है एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टे। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद?
रमजान और इस्लाम से मुतालिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुतालिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562-688-8845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ऐतिहासिक स्मारकों के 500 मीटर के दायरे में जहां सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार किसी भी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, वहीं ताजमहल के पास एक मकान का निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है, जिस ओर विभागीय अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जहां किसी भी ऐतिहासिक स्मारक के 500 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, केवल मरम्मत ही हो सकती है। इसके लिए मरम्मतकर्ता को एएसआई विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। तो वहीं ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार से चंद कदमों की दूरी पर एक निर्माण कार्य बेधड़क चल रहा है, जिस ओर विभाग का कोई भी आला अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को हवा में उड़ाया जा रहा है। फिलहाल तो निर्माण कार्य चल रहा है, जिस ओर किसी का ध्यान नहीं, लेकिन जब ये निर्माण कार्य पूरा होने की कगार पर होगा तो फिर सभी विभागीय अधिकारी इस पर अपनी रोटी सेकने पहुंच जाएंगे। आखिर विभागीय अधिकारी ऐसी नौबत आने ही क्यों देते हैं कि बाद में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़े। यदि इस निर्माण कार्य को समय रहते नहीं रुकवाया गया तो आगे इसे ध्वस्त करना बहुत मुश्किल होगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये विभागीय अधिकारी कब तक अपनी गहरी नींद से जागते हैं और इस निर्माण कार्य को रुकवाते हैं। काफी समय से शाहजहां गार्डन का टीला दरोगा जहां झाड़ियों में दबा हुआ था और जहां आए दिन जहरीले जानवरों का खतरा बना रहता था, तो वहीं विभाग ने अब काफी शिकायतों के बाद शाहजहां गार्डन के इस हिस्से पर अपना ध्यान आकर्षित कर दिया है। इसके बाद दरोगा जी के टीले की साफ सफाई का काम विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया गया। ताजमहल जिसके दीदार के लिए हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं, तो वहीं इसके आसपास के इलाकों की साफ सफाई के लिए कई विभाग जिम्मेदार हैं। ताजमहल के पास बने शाहजहां गार्डन के एक हिस्से, जिसे टीला दरोगा के नाम से जाना जाता है, इसके हालात पिछले कई सालों से दयनीय थे, जिस ओर किसी भी विभागीय अधिकारी का कोई ध्यान नहीं था। दरोगा जी के टीले में कटीली झाड़ियां चारों तरफ फैली हुई थीं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ जहरीले जानवरों का खतरा बना रहता था। स्थानीय लोगों के कई बार शिकायत करने के बाद भी विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं गया, लेकिन जब बीते कुछ दिनों पहले फतेहपुरी मस्जिद के शौचालय में करीब 3 सांप निकले तो विभाग को इस टीले की सुधाई और विभाग ने सफाई कर्मचारी लगाकर दरोगा जी के टीले की साफ सफाई का काम करवाया। शाहजहां गार्डन के लोगों को कभी नींद से आंख नहीं खुली, लेकिन अब लगता है कि शायद खुल गई है, क्योंकि आज जिस तरह से एकदम उन्होंने कर्मचारी लगाए हैं, पेड़ों की छटाई भी हो रही है और सफाई भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ बिल्कुल आते हैं। कई बार हमने फॉरेस्ट वालों को बुला करके, यहाँ सांप वन विभाग वालों को बुला करके सांप पकड़वाए हैं, बिच्छू पकड़वाए हैं, बड़े बड़े ख़तरनाक जानवर इसमें आ जाते हैं। कई बार पंछियों को खाने के लिए भी सांप पेड़ों तक पे चढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बनी रहती हैं, यहाँ सुविधा बनी रहती है। अगर मान लीजिए आसपास कहीं दुकानदार गफलत में हो जाए तो उसके दुकान में भी सांप घुस जाते हैं। तो इस तरह की कई आशंकाएँ होती हैं, इस बारे में लिखा जा चुका है और शायद उद्यान विभाग इसी कारण हो सकता है कि अब जागा हो कि कहीं कोई पर्यटक के साथ हाथाहाथ ना हो जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मस्जिद फतेहपुरी के जो शौचालय बना हुआ है उसके अंदर 4 सांप एक साथ घुसे हुए थे। जैसे ही दरवाज़ा खोल के शौच के लिए मौलाना गए, इमाम साहब मुर्तज़ा खान साहब, तो उन्होंने देखा कि अंदर सांप बैठे हुए हैं।
वो एकदम भागे, उन्होंने लोगों को बुलाया, तब डंडे लेके लोग गए और वो सांप वहाँ से भागे। तो इस तरह की आशंका। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति आगामी 26 जून से 2 जुलाई तक लोहा मंडी स्थित अग्रसेन भवन में नव कुंडात्मक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन कराने जा रही है, जिसमें श्री धाम वृंदावन के यज्ञाचार्य और पंडित श्री विष्णुकांत जी शास्त्री इस महायज्ञ को संपन्न कराएंगे, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने दी। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा जन कल्याण की भावना के साथ नव कुंडात्मक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन पर किया जा रहा है, जिसे 26 जून से 2 जुलाई तक संस्कृत मनीषी डॉक्टर चंदनलाल पाराशर जी के सानिध्य में श्री धाम वृंदावन के यज्ञाचार्य यज्ञ रत्न पंडित विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा संपन्न कराया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि ये समिति समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगभग 2 दशक से कार्यरत है। इसी श्रृंखला में जन कल्याण की भावना के साथ इस महायज्ञ का आयोजन अग्रसेन भवन पर किया जा रहा है। इसका आयोजन इसलिए मुख्य है कि ये सभी के कल्याण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है और इसमें 9 कुंड बनाए गए हैं, बहुत ही विधि विधान से बनाए गए हैं और 7 दिन का कार्यक्रम है। कोशिश ये की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यज्ञ में भाग ले सकें और ये 4 पारियों में होगा 2 घंटे का। अब जरूरी नहीं है कि 2 घंटे आदमी बैठे, आप 1 घंटे बैठ लें, 10 मिनट बैठ लें, 5 मिनट बैठ लें, सभी लोगों को समावेश, पहले मेंबर्स को, मिलने वालों को, जो भी इसमें यज्ञ में भाग लेना चाहे उन सभी के लिए किया जा रहा है। हमारी समिति द्वारा शायद आगरा में इतना बृहद हवन का आयोजन पहली बार किया जा रहा है, तो इसको लेकर बहुत प्रसन्नता है और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगरे के लोग इसमें भाग लेंगे और जल कल्याण के लिए जो हम काम कर रहे हैं समिति का, इसमें सहयोग दें। हमारे शास्त्रों में यज्ञ का विशेष महत्व है। पहले ऋषि मुनि यज्ञ ही करते थे, यज्ञ के द्वारा ही तपस्या करते थे। यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है। काफ़ी दिनों से यज्ञ का प्रचलन समाज में कम हो गया है। आगरा में इस तरीके का भव्य आयोजन शायद मैंने अभी तक नहीं देखा है जो इतना समिति द्वारा किया जा रहा है। इस यज्ञ की बहुत बड़ी महत्वता है। इस यज्ञ में जो मिट्टी या ईंटों का प्रयोग हुआ वो भी इतनी शुद्ध हो जाती है कि उन ईंटों की भी लोग पूजा करते हैं। बात इस महायज्ञ की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जिसके लिए भवन परिसर में 9 हवन कुंडों का निर्माण कराया जा रहा है। विश्व शांति एवं जन कल्याण हेतु कमला नगर स्थित महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में चल रही भागवत कथा के 6वें दिन भगवताचार्य प्रेम प्रकाश जी महाराज ने कंस वध, जरासंध वध और प्रभु का द्वारिका आगमन के विभिन्न प्रसंग सुना व उनके आध्यात्मिक सामाजिक निहितार्थ बताकर सैकड़ों प्रभु प्रेमियों को भाव विभोर कर दिया। और ये आयोजन महाराजा अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर में दिनांक 19 जून से शुरू किया हुआ है और आज इसका 6वां दिन है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा विगत 5 अप्रैल को अग्रोहा से प्रारंभ हुई अग्रचेतना एवं सद्भावना रथ यात्रा का आगमन 29 जून को आगरा में हो रहा है। ये रथ यात्रा देश के विभिन्न राज्यों में 18 माह तक भ्रमण करेगी। ये जानकारी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ब्रज प्रदेश के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा विगत 5 अप्रैल को अग्रोहा से प्रारंभ हुई अग्रचेतना एवं रथ यात्रा का आगमन 29 जून को आगरा में हो रहा है। ये रथ यात्रा देश के विभिन्न राज्यों में 18 माह तक भ्रमण करेगी। यात्रा के आगरा आगमन को लेकर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के पदाधिकारियों का कहना है कि वो इस यात्रा का पूरे शहर में भव्य स्वागत होगा। साथ ही पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान यात्रा के पोस्टर का विमोचन भी किया। यात्रा का नेतृत्व राष्ट्रीय महामंत्री गोपाल शरण गर्ग पूरे भारत वर्ष में कर रहे हैं। ये जानकारी प्रांतीय अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने पत्रकारों को दी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अग्रोहा धाम से 5 अप्रैल से अग्रचेतना एवं सद्भावना यात्रा का शुभारंभ किया गया है। यह यात्रा 18 माह तक पूरे देश में भ्रमण करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य अग्र समाज में चेतना जागृत करना, अग्र समाज के गरीब, असहाय एवं विधवा की सहायता अग्रसेन फाउंडेशन के माध्यम से करना। अग्रोहा में
अग्रवाल सम्मेलन द्वारा एक अग्रसेन फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जो मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र में और असहाय लोगों की सहायता के लिए अग्रसेन फाउंडेशन बनाया गया है। इस यात्रा के माध्यम से हम कुछ मांगे केंद्र सरकार को भी करना चाहते हैं। केंद्र सरकार आज ये व्यापारी वर्ग वैश्य समाज, इस सरकार की रीढ़ की हड्डी है, सार्वजनिक टैक्स देने वाला समाज, लेकिन इस समाज को सरकारें कुछ नहीं देती। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण आयोग का गठन करे, जिससे व्यापारी वर्ग इसका फायदा उठा सके, व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। वहीं सम्मेलन के पदाधिकारियों का कहना था कि आगरा शहर में कानून व्यवस्था और अग्रवाल समाज के लोगों के साथ हो रही आपराधिक वारदातों की चर्चा इस यात्रा के दौरान होगी और समाज के लोग अग्रवाल समाज की एकजुटता और ताकत का संदेश भी इस यात्रा के दौरान देंगे। हावन फील्ड डांस अकादमी द्वारा आयोजित समर कैंप का बुधवार को समापन हो गया। समापन के दौरान प्रतिभागियों के लिए कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसे 3 वर्गों में बांटा गया। कंपटीशन में जीते प्रतिभागियों को संस्थान के निदेशक द्वारा पुरस्कार दिए गए। समर कैंप का कार्यक्रम था, जिसके लिए हमने बच्चों को काफ़ी मेहनत कराई और बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत करी है और इसका आज समापन हम लोगों ने किया है। यहाँ कंपटीशन हुआ था आज ऑडिशन में, आज हमने भाग लिया यहाँ पे और आगे भी ऐसे कुछ होगा तो हम इसमें भाग लेंगे। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।